यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूनिट 7 है मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें आपको थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, व्यापारिक बैंक। तो इस वाली वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत में बैंकों का विकास और भारत में बैंकों का किस तरीके का ढांचा है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं भारत में बैंकों का विकास, और पूरी की पूरी वीडियो के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं, वो है भारत में बैंकों का विकास। देखिए, किसी भी देश के विकास में, आर्थिक विकास में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आप निश्चित तौर पे ये कह सकते हो कि अगर बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाए तो कोई भी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो भारत में बैंकों का ढांचा क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उन सभी के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो है भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विकास पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत में जो पहला बैंक बना था, पहली बैंक की जो स्थापना की गई है वो मानी जाती है बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, जिसकी स्थापना की गई थी 1770 में। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हुई थी। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो प्रेसिडेंसी एरिया था उसमें अलग अलग 3 बैंकों की स्थापना की, जिसमें से एक है बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में की गई, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में की गई, और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में की गई। तो भारत में अगर व्यावसायिक बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक की बात करें, तो पहला जो कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई है 1881 में, जिसका नाम था अवध व्यावसायिक बैंक। तो ये सारे के सारे पॉइंट वाइज आपको याद करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई है 1895 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक था उस जमाने में। इसके अलावा मतलब सार्वजनिक बैंकों में से एक था। 1921 में जो प्रेसिडेंसी बैंक थी, जो कि 3 बैंक हमने आपको बताया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको विलय करके एक नई बैंक बना दी गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ स्थापना जो की गई वो है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था। यानी कि इसका काम था बाकी की बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने का। और आरबीआई की जो स्थापना की गई है वो 1935 में की गई, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। हालांकि उस समय तक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक की तरह ही काम करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे पहले क्या किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी एक्ट, बैंकिंग एक्ट 1949, जिसका नाम बाद में बदलकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया, वो पास कर दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई को वो तमाम शक्तियां दी गई जो कि एक देश की केंद्रीय बैंक के पास होती है। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की केंद्रीय बैंक घोषित कर दिया गया। यानी कि अब केंद्रीय बैंक के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो नोट जारी करने का काम है, चाहे बैंकों के पर्यवेक्षक का काम है, चाहे वो सरकार के बैंकर का काम है, वो सभी काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ उसको भारतीय स्टेट बैंक का नाम दे दिया गया। अब भारतीय स्टेट बैंक जो है उसकी 7 सहयोगी जो इकाइयां हैं वो भी स्थापित की गई। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए एसबीआई की 7 एक्सिलरीज बैंकों की स्थापना की गई। इसमें से आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसको 2010 में विलय कर लिया गया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रकोट। तो ये सारे के सारे बैंकों की स्थापना की गई। बच्चों, बैंकिंग व्यवस्था का दौर में 1969 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इस दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसा अनुभव किया गया कि जो बैंक हैं, खासतौर पर निजी बैंक हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के इंदिरा गांधी के नेतृत्व काल में भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा 1980 में जाके 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 से लेके 1988 के बीच, 82 से 82 के बीच 4 और ऐसे वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई जो कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें से एक एग्जिम बैंक है, 1982 में बनाया गया। इसका जो मूल उद्देश्य है
वो आयात और निर्यात के क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराना है, यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो घरों के लिए, मकानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। सिडबी जो है उसकी स्थापना स्मॉल सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनके विकास के उद्देश्य से ध्यान में रखकर 1990 में की गई। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आप सब्जेक्टिव भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों इसके अलावा समय समय पर बैंकिंग सुधार से संबंधित अनेक समितियां बनी। इसके बारे में बच्चों हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी समितियां बनी जिसके माध्यम से हमने विकास किया है। नरसिम्हन समिति के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और भी जो समिति हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन समितियों ने में से नरसिम्हन समिति ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो भी बैंकें हैं, जो कमजोर बैंकें हैं, उनका विलय कर दिया जाए। तो बच्चों इसी की वजह से कुछ बैंकों का विलय हुआ। विलय के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पहले जो है वो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थी, अब मात्र 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बची हुई हैं। कौन कौन सी बैंक का आप एक कह सकते हो अधिग्रहण किया गया, मर्जर किया गया, एक्विजिशन किया गया, और एंकर बैंक यानी कि जिसमें शामिल किया गया और कौन सा वर्ष है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बैंक ऑफ सौराष्ट्र हो, बैंक का जो मर्जर है वो किया गया एसबीआई में 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को का एसबीआई में जो कि 2010 में किया गया। यहाँ पे 5 और बैंकों का नाम आपको बता रहे हैं, बल्कि 6 बैंकों का नाम हम आपको और बता रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ तिरुवनंतपुर, और साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक का विलय भी एसबीआई में किया गया। वर्ष रहा 2017। इसके अलावा बच्चों देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में, वर्ष था 2020। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का भी विलय कर दिया गया केनरा बैंक में, वर्ष था 2020। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का भी विलय कर दिया गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, वर्ष था 2020। इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया इंडियन बैंक में, वर्ष था 2020। तो बच्चों ये विलय के पश्चात कौन कौन सी बैंक बनी है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि देना बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कह सकते हैं कि देना बैंक का विलय किस वर्ष में हुआ, या देना बैंक का विलय किस बैंकों में हुआ। तो ये सारी की सारी, या आप ये भी पूछ सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंकों का विलय हुआ है। तो इस तरीके से ये वाली जो टेबल है ये आप बच्चों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको लर्न करके जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको यही बता देता हूं कि इस मर्जर के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गई है। सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक, गलत बोला मैंने। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दिया बन गई है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट बन गई है। इसके अलावा केनरा बैंक जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है, इसके अंदर सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है, इसके अंतर्गत कॉर्पोरेशन बैंक को भी शामिल कर लिया गया है। इंडियन बैंक जो है वो 7 लार्जेस्ट बैंक बन चुकी है, जिसके अंदर इलाहाबाद बैंक को है। अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो सबसे बड़ी बैंक जो है वो एसबीआई है, सबसे बड़ी बैंक है, जिसकी की बिजनेस जो है 52 करोड़ का है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 3rd नंबर पे आती है। यानी कि अगर हम नंबरिंग की बात करें तो देखिए एसबीआई नंबर 1 हो गया, पंजाब नेशनल बैंक नंबर 2 हो गया, थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं इसको। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 3 हो गया। इसके अलावा कैनरा बैंक नंबर 4 हो गया। ओके बच्चों, इसके अलावा जो हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये नंबर 5 हो गई लार्जेस्ट बैंक में। नंबर 6 की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया नंबर 6 हो गई लार्जेस्ट अमाउंट में, और नंबर 7 पे आता है इंडियन बैंक। तो बेसिकली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो एसबीआई है। नंबर 2, नंबर 3, तो 3 आप याद कर लीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप नंबर 1 पंजाब नेशनल, नंबर 1 है एसबीआई, नंबर 2 पंजाब नेशनल बैंक, और नंबर 3 है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। और बच्चों अब हम बता देते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें से 12 बैंकों जो है उन पर सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक बैंक वो है जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है। तो आप देख सकते हो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 12 की 12 बैंक हैं जिन पर भारत सरकार का
एक तरीके से कह सकते हो आधिक्य है, यानी कि इन पर सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से ऊपर है, इसीलिए इन बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो 43 ग्रामीण बैंकें भी हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि निजी बैंकों के बारे में, ग्रामीण बैंकों के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम आपको भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर का जो ढांचा है, किस तरीके की बैंकिंग स्ट्रक्चर है भारत में, उसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।